Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study eco-friendly technology. Now start the lecture and understand what is eco-friendly technology. See, nowadays we are using different goods and services to increase the living standard of life. Also, we are using different luxurious items and products, right? For an example, we are using different electronic goods, right, such as mobile phone, computer, laptop, television, microwave, etc, etc, right? We are using different chemicals in our daily life. We are using chemicals in the form of पेस्टिसाइड्स, बीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, राइट। फिर डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, राइट। वी आर यूजिंग मॉडर्न व्हीकल्स टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सच एज कार, राइट, स्कूटर, राइट, ट्रक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इनसे हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, राइट। वी आर यूजिंग डिफरेंट plastic product in our daily life, right? For an example, mug, right? मग हो जाएगा, बकेट हो जाएगा, right? और डिफरेंट वेरियस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। या अगर हम शॉर्ट में कहें तो वी आर यूजिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और इन सब के कंजम्पशन से या यूजेज से हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही इजी हो चुकी है, राइट, कंफर्टेबल हो चुकी है, राइट। जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी इनके यूज से इंक्रीज हो रहा है, राइट। या हम ये कहें कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही इंजॉयबल हो चुकी है। बट इफ एट दिस रेट हम इन गुड्स और सर्विसेज को यूज करेंगे तो इनसे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, चाहे वो हैवी मेटल्स हो या हार्मफुल केमिकल्स हो या फिर इनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं या फिर जो बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होता है जो कि वेस्ट के रूप में हमारे सॉइल में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूट हो रही है, एज वेल एज एयर में डिफरेंट गैसेस के कंसंट्रेशन से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। नॉइज जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स या प्लास्टिक के एक्यूमुलेशन की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। और इस पॉल्यूशन की वजह से या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हमारे जो सामने है लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस अकर हो चुके हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, राइट। देन क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा, राइट, और डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज हो जाएंगी, राइट, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और यदि हमने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन या नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हमारी लाइफ की जो लाइफ सस्टेनिंग क्वालिटी है, राइट, लाइफ सस्टेनिंग क्वालिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी, राइट। एंड ओवर पीरियड ऑफ द टाइम एक ऐसा टाइम आएगा कि लाइफ पर ह्यूमन को सरवाइव करना बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने की और प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे ऑन वन हैंड हमारी जो करंट नीड्स है वो भी फुलफिल हो सके, साथ ही साथ अर्थ पर जो है लाइफ सस्टेनिंग क्वालिटीज या लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस भी अवेलेबल हो सके, राइट। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड है या जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहा जाता है। देखिए, हमारी अर्थ इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग द लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन, राइट। हमारी अर्थ में अगर हम जो है हार्मफुल केमिकल्स को, हैवी मेटल्स को, गैसेस को, राइट, प्लास्टिक्स को या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे तो ऑब्वियसली हमारी अर्थ जो है वो खुद से ही, राइट, इवॉल्व हो सकती है और हमारी अर्थ पर जो लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन है या लाइफ सस्टेनिंग जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहेगी और एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसीलिए हमें ये जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं और इन गुड्स और सर्विसेज से जो
वेस्ट रिलीज होता है, जो गैसेस रिलीज होती हैं या जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट, उनकी जगह पर उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना है या प्रमोट करना है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो और जिनके कंजप्शन से, यूजेज से, राइट, और जिनके वेस्ट से हमारे एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, राइट, वाटर हो, राइट, इनका पॉल्यूशन ना हो, डिग्रेडेशन ना हो, तो ऑब्वियसली हम हमारी करंट नीड्स को भी फुलफिल कर पाएंगे, राइट, और साथ ही साथ हमारे अर्थ पर जो लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस है वो भी अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी विच प्रोड्यूसेस सच गुड्स और सर्विसेज जो कि, राइट, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं, राइट, और इसकी वजह से अर्थ पर जो है लाइफ सस्टेनिंग क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, राइट, एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। इस टॉपिक से डिफरेंट 3 मार्कर क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, राइट, जैसे व्हाट इज एलईडी, राइट, व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी, राइट, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, राइट। सो डिफरेंट 3 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड, 5 मार्कर में भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, यहां से सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया था, उसी को हम ब्रॉड तरीके से जो है यहां पर लिख सकते हैं, राइट। तो व्हाट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी? सी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी refers to that technology which produces such goods or services that increase ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की डिक्रीज होगी तो हमको अगेन एंड अगेन उस गुड्स को या उस आइटम को परचेस करना पड़ेगा और उसका जो वेस्टेज है उसको यूज एंड थ्रो करके हमको यूज करके उसको थ्रो करना पड़ेगा, जिससे हार्मफुल जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, राइट। साथ ही साथ इससे जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो एनर्जी यूजेज है वो भी रिड्यूस हो, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। एंड टू मीट द एनर्जी डिमांड हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में हम कोल को यूज कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ न्यूक्लियर प्लांट्स में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और अल्टीमेटली अल्टीमेटली एनर्जी डिमांड होगी तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन भी इंक्रीज होगा, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एज वेल, राइट। साथ ही साथ इससे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वह भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑल्सो, राइट, ऑल्सो द टेक्नोलॉजी विच डिक्रीजेस नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, राइट, चाहे वो पॉल्यूशन हो या एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन हो। तो ये सिंपली जो है बहुत ही ऑथेंटिक क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। सो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी रिफर्स टू दैट टेक्नोलॉजी विच प्रोड्यूसेस सच गुड्स और सर्विसेज दैट इंक्रीजेस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस while lowering or decreasing cost, reduce energy usage, right, and waste, and decrease negative environmental effects. If this is asked as a 3 marker question तो हम ये short definition भी यहाँ पर लिख सकते हैं। Eco-friendly technology refers to the application of science and technology to generate environmentally sustainable products and सर्विसेज। जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसको ही ग्रीन टेक्नोलॉजी या क्लीन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। एंड दिस इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट असिस्ट in reducing human influence on the environment and fostering long-term growth, right? The fundamental parameters for green technology or eco-friendly technology are social equitability, which means society का every person, right, उन गुड्स और सर्विसेज को यूज कर सके, साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिक क्या हो, फीजिबिलिटी हो। पता चला कि हमने प्लास्टिक की जगह पर किसी दूसरे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की जगह पे बायोडिग्रेडेबल जो है मटेरियल का यूज कर रहे हैं, बट वो इतना ज्यादा कॉस्टली है कि जो लोकल पीपल है या एक तरीके से जो आम आदमी है वो उसको यूज ही नहीं कर पाता है,
राइट, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, राइट, उसका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो भी लो है, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो उसकी सस्टेनेबिलिटी भी क्या हो, ज्यादा हो, राइट। सो द फंडामेंटल पैरामीटर्स फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी आर सोशल इक्विटेबिलिटी, राइट, देन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ये भी जो है 5 मार्कर में आपसे जो है पूछा ही जाएगा, right? So let's study the objectives of eco-friendly technology or green technology. The first is develop such technologies which can satisfy human needs without harming and affecting the nature. राइट, तो जो हमारी करंट नीड्स है, राइट, वो भी सेटिस्फाई हो जाए और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट ना हो। सेकेंड, डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, राइट, और जितने ज्यादा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, सो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉइल में या न्यूट्रिएंट्स में बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। तो ऑन वन हैंड वी कैन सेटिस्फाई और मीट द करंट नीड्स एंड ऑन द अदर हैंड इससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज नहीं होगा। देन प्रिवेंट्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इको फ्रेंडली अगर आइटम्स को हम यूज करेंगे तो उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, जैसे कोल हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, राइट। साथ ही साथ इको फ्रेंडली आइटम्स का यूज करेंगे तो उससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी नहीं होगा, राइट। देन लैंड प्रोडक्टिविटी रिमेन्स इंटैक्ट, राइट, सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा तो फर्टिलिटी भी लूज नहीं होगी। देन ओशियंस एंड फ्रेश वाटर्स आर नॉट कंटामिनेटेड, राइट। देन यूजर एंड कैसी हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, राइट, जिसको एवरी पर्सन कैन यूज इजीली, साथ ही साथ वो एनवायरमेंट के लिए भी कोई थ्रेट ना रखे। देन एफिशिएंट एंड कैसी हो, इफेक्टिव हो। फॉर एन एग्जांपल, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में हम प्लास्टिक प्लेट्स की जगह पर जो है मेटल की प्लेट्स का या कप का या प्रोडक्ट्स का या बोतल का यूज कर सकते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं, राइट। इसीलिए ऐसे मटेरियल का यूज करना जो एफिशिएंट हो, साथ ही साथ कैसा हो, इफेक्टिव भी हो। देन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन बी कंप्लीटली रिसाइकल्ड और क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, वी डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक, राइट, और पॉलिथीन, देन नो डाउट हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, बट हमें ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए जो रिसाइकल्ड हैं और रीयूज किए जा सकते हैं, राइट। जो प्लास्टिक बोतल्स हैं या फिर जो भी कैरी बैग्स हैं उनको कलेक्ट किया जा सके और उनको रिसाइकल किया जा सके, तो उससे इन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन नहीं इंक्रीज होगा। देन डेवलप अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड फर्दर डैमेज टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट थ्रू चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। सो थ्रू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन सिस्टम और द प्रोडक्शन पैटर्न एंड कंजप्शन पैटर्न कैन बी चेंज्ड, राइट। और अल्टीमेटली इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, एंड ऑन द अदर हैंड द करंट ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई या मीट भी किया जा सकता है। Now let's study methodology related to eco-friendly technology, या फिर हम ये कहें कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज किस फील्ड में और किन गुड्स एंड सर्विसेज में कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये भी 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी डिफरेंट methodology related to eco-friendly technology. The first and which is the most effective is the usage of biodegradable materials, right? चाहे वो हमारे डेली लाइफ की कोई भी मटेरियल हो, राइट, या कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो, तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करेंगे सो ऑब्वियसली इससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। देन यूजेज ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल, राइट। इफ अगर हमारे पास में प्लास्टिक या किसी अदर हार्मफुल सब्सटेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर हमें ऐसे
गुड्स को या आइटम्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जो रिसाइकलेबल हो। देन रिडक्शन इन द यूजेस ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, राइट, जिनके एक्यूमुलेशन से पॉल्यूशन होता है, उन हार्मफुल केमिकल्स को बैन कर देना चाहिए, पॉलिथीन को बैन कर देना चाहिए या सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है वो डिक्रीज हो सके। देन रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, व्हीकल्स में या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए जिससे ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है वो डिक्रीज हो सके। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में नॉट ओनली प्लास्टिक प्रोडक्ट से हमारे इन्वायरमेंट को डेंजर है, बट ऑल्सो जो व्हीकल्स है उनसे जो एमिशंस होता है, एज वेल एज थर्मल पावर प्लांट्स है, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट, या फिर जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज जो है कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को मीट करने के लिए किया जाता है, तो उसकी जगह पर हमको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जी को, राइट, जो है प्रमोट करना चाहिए। देन इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड लो इम्पैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑन environment, right? So these are the different methodology related to eco-friendly technology. Now applications of eco-friendly technology in daily life, or this may again asked as a 5 marker question, या फिर हो सकता है आपसे पूछे कि what is eco-friendly technology and what are the objectives of eco-friendly technology. This may be asked as a 11 marker question, right? Or again 11 marker question may be asked what is eco-friendly technology and what are the applications of eco-friendly technology, right? The first is eco-friendly technology can be used for waste management, right? चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, राइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या हमारी डेली लाइफ में भी कुछ वेस्ट होते हैं, राइट, क्लॉथिंग्स हो जाएंगे, शूज हो जाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, राइट, तो इस टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको किया जा सकता है, राइट, जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, जो रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, राइट, जो बायो नॉन डिग्रेडेबल है उसको साइंटिफिक मेथड से जो है डिस्पोज किया जा सकता है, ताकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पर ना हो, राइट। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। देन सेकेंड, this technology can be used for purifying air, water and soil, right? तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से जैसे जो व्हीकल्स हैं तो उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए जो कि हार्मफुल गैसेस को, राइट, लो इम्पैक्ट पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ वाटर में जो ग्रीन मैन्योर है या कंपोस्ट है उसको यूज करना चाहिए, राइट, ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करना चाहिए जिससे वाटर प्यूरिफाई हो सके और सॉइल में भी पॉल्यूशन कम हो सके। देन दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर, कीपिंग हाउसेस कूल, कुकिंग एंड प्रोवाइडिंग लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनसे हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल जो सोलर पैनल्स हैं, राइट, सोलर पैनल्स का यूज करके हम वाटर को हॉट वाटर को क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं, राइट। फिर अगर हमारे घर के आसपास हम प्लांटेशन करते हैं तो उससे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, एज वेल एज जो हाउसेज है वो वही कूल रहेंगे, राइट। और जो प्रोवाइडिंग लाइट है तो सोलर पैनल से तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करके हम सब कुछ कर सकते हैं। देन दिस टेक्नोलॉजी ओपन्स ऑफ न्यू एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन एरियाज लाइक सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। देन the eco-friendly technology can be used for manufacturing some equipment such as computers, electric cars, biogas plants and क्या हो जाएगा, विंड मिल्स हो जाएगा, जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिससे बायो नॉन डिग्रेडेबल या हार्मफुल सब्सटेंसेस को या तो जो है वो बायो डिग्रेडेबल हो या फिर उनको रिसाइकल किया जा सके, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट्स स्टडी द बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वही हैं, राइट। तो देखिए
चाहे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हो, मेथोडोलॉजी हो, राइट, एप्लीकेशन हो या बेनिफिट्स या मेरिट्स हो, राइट, आपको 50% जो पॉइंट है वो तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। केवल और केवल आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपको आंसर में किसको प्रायोरिटी देनी है, राइट। अगर एप्लीकेशंस की बात हो तो हमको वहां पर डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट को डिग्रेड कर सकते हैं उसको फोकस करना है, राइट। यदि मेथोडोलॉजी की बात हो तो आपको बताना है कि किन सेक्टर में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, राइट। जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज किया जा सकता है, रिसाइकलेबल मटेरियल का यूज करके, राइट, पॉल्यूशन जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है उनको डिक्रीज करके। तो इसमें आपको सेक्टर बताना है। ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स और एक तरीके से इसके जो बेनिफिट्स हैं या मेरिट्स हैं वो ही क्या है, लगभग जो है सेम रहेंगे। क्योंकि यदि आप इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वही तो क्या होंगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के मेरिट्स और बेनिफिट्स होंगे, राइट। तो अगेन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 11 मार्कर में पूछा ही जा सकता है। व्हाट इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, राइट। सो द फर्स्ट इज दिस टेक्नोलॉजी इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, विच मीन्स दैट इस टेक्नोलॉजी से जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को जनरेट किया जाता है उससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होता है। सेकेंड, environment degradation and pollution can be controlled. Third, no harmful byproducts are produced. ऐसे गुड्स को या आइटम्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिनसे नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज होते हैं। देन द इक्विपमेंट रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, राइट, सो डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू ऑपरेट इट, राइट। ऑल्सो global warming can be reduced by reducing carbon dioxide emissions, right. then क्या हो जाएगा, increase efficiency. for an example, अगर हम 100 वाट के बल्ब की जगह पर एलईडी को यूज करते हैं, राइट, तो उससे एनर्जी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे फॉसिल फ्यूल का या कोल का एनर्जी के रूप में यूजेस डिक्रीज होगा, राइट। दैट विल रिजल्ट टू रिडक्शन इन कार्बन एमिशन और उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। देन लोअर्स इंपैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑन द एनवायरनमेंट। देन ड्यू टू यूज ऑफ renewable energy resources there is no possibility of ending the energy resources या fossil fuel energy resources then helpful in providing employment to the people. इस टेक्नोलॉजी से जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा उससे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, राइट। नाउ लेट्स सी, ये थोड़ा आपको जो है डिफरेंट टॉपिक है, राइट। वो क्या है कि what is the disadvantage or limitations of the eco-friendly technology, and this may be also asked. Yeah, what is the negative impact of this eco-friendly technology? So let's study disadvantages or limitations of eco-friendly technology. The first is there is a lack of technical knowledge. Yes, we want, right, everybody, चाहे आप हूं मैं हूं, वी वांट सच प्रोडक्ट्स जो कि कैसे इको फ्रेंडली हों, बट उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में एक्सपर्टीज नहीं है या टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आल्सो देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो, राइट। मार्केट में कई ऐसे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम कई बार जो है कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, राइट, वी यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, राइट। हम घर पे जो है मग हो, बकेट हो या कोई भी जो है चाहे केक का जो नाइफ हो, राइट, या फिर जो पीओपी की मूर्तियां हो जाएंगी उनको हम यूज करते हैं, राइट। अगर लोगों के पास में इंफॉर्मेशन हो कि दीज आइटम्स आर डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट, देन डेफिनेटली या तो लोग उनका यूजेस जो है डिक्रीज कर देंगे या फिर उनको अवॉइड करेंगे। देन हाई कॉस्ट टू
produce eco-friendly products, right? And this is the biggest challenge. मार्केट में कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही क्या है, डिक्रीज है, या कई व्हीकल्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो चुके हैं, बट दे आर कॉस्टली। साथ ही साथ उनका परफॉर्मेंस भी डीजल या पेट्रोलियम बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनसे लो होता है, राइट? सो देयर इज अ हाई कॉस्ट, और बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट हम या वी आर अनेबल टू परचेज और यूज दीज eco-friendly products. Then eco-friendly products are not feasible. कई बार ये उतने क्या होते हैं, feasible भी नहीं होते हैं. For an example, you are using a cloth bag in the places of polythene. तो obviously polythene की जगह पर अगर आप कैरी बैग जो कि क्लॉथ का बना हो तो वो उतना मजबूत नहीं होता है, राइट? आप उसमें उतना ज्यादा मटेरियल को स्टोर नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो कैरी बैग से जो मॉइस्चर है उसको दूर नहीं किया जा सकता है, राइट? पैकेजिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो सकती है, राइट? साथ ही साथ जो शुगर है या फिर जो जितने भी फूड आइटम है उनको अगर हम क्लॉथ बैग में कवर करेंगे, रैप करेंगे, तो ऑब्वियसली मॉइस्चर की वजह से जो ईडेबल प्रोडक्ट्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, खराब ही हो जाएंगे, राइट? तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कई बार इनकी फिजिबिलिटी भी नहीं होती है। देन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, राइट? सो नॉट बायबल। ये कॉस्टली होते हैं इसलिए इकोनॉमिक बायबल भी होते हैं, नॉट अवायबल होते हैं। देन absence of alternative chemical, और क्या हो जाएगा, न्यू रॉ मटेरियल, एंड दिस इज आल्सो बिगेस्ट चैलेंज, राइट? फॉर एन एग्जांपल, वी आर सर्चिंग फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक और पॉलीथिन, बट in the place of plastic or polythene we don't have any new raw material, या इसके लिए जो अल्टरनेटिव केमिकल्स हैं, राइट? जैसे अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, तो अगर हम उनका यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बट द आयरन इज दैट कि वी डोंट हैव केमिकल्स जो बायोडिग्रेडेबल हो। देन लो परफॉर्मेंस ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट? उनके जो है परफॉर्मेंस भी कई बार क्या होता है, लो होता है, राइट? So these are the limitations or disadvantages of eco-friendly technology, right? Now dimensions of eco-friendly technology, या eco-friendly technology का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट? तो ये 3 मार्कर में जो है आपसे पूछा जा सकता है, राइट? So let's study dimensions of eco-friendly technology. The first is energy, right? See, the population is increasing, so नीड्स जो ह्यूमन नीड्स है वो भी इंक्रीज हो रही हैं, और इसी वजह से एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक कार को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ऑल्सो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको जो है प्रमोट कर सकते हैं। ऑल्सो हम जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं उन पर स्टार रेटिंग होती है कि उनका इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना है। सो वी कैन प्रमोट द स्टार रेटेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, पब्लिक व्हीकल एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो, डिक्रीज हो। और वंस द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज्ड देन डेफिनेटली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोल का कंजप्शन डिक्रीज होगा, और इससे कार्बन एमिशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन सेकेंड, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, राइट? पॉल्यूशन को या जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जा सकता है, और इन्वायरमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। देन थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकोनॉमी हो जाएगा, राइट? अगर सभी लोग अवेयर हो जाएं तो हम जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन करके, सेलिंग करके, कंजप्शन को इंक्रीज करके ऑब्वियसली हम हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल जो कम्युनिटी है, राइट, चाहे वो बायोटेक कम्युनिटी हो या ह्यूमंस हो, सबको इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंट कांसेप्ट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, राइट, और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, राइट। अब यहाँ से 3 मार्कर और 5 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, जैसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है ग्रीन इकोनॉमी, राइट, या ग्रीन बैंकिंग, या ग्रीन बिल्डिंग्स, राइट, ग्रीन बेल्ट,
इको मार्क, राइट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, या फिर ये जो टॉपिक है ये 5 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टडी डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी या डिफरेंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। द फर्स्ट इज ग्रीन इकोनॉमी, राइट। ग्रीन इकोनॉमी से मतलब क्या है, सीधी सी मतलब है कि ग्रीन इकोनॉमी इज अ लो कार्बन एमिशन बेस्ड, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वही रहेगा बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज ऐसी रहेंगी जिससे कार्बन एमिशन क्या हो, डिक्रीज हो, राइट। साथ ही साथ जितने भी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूजेस हो, साथ ही साथ सोसाइटी के हर एक मेंबर उसका यूज कर सके। सो ग्रीन इकोनॉमी इज अ लो कार्बन एमिशन बेस्ड, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी। इट इज एन alternative approach to growth and development which is in line with the compatible with concept of sustainable development। और sustainable development के बारे में मैंने आपको बताया है कि this is the process in which we can fulfill and satisfy the current needs as well as we can protect or conserve the natural resources for the upcoming generation, right। also ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो, राइट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे किसी कंपनी को किसी फॉरेस्ट एरिया में एस्टेब्लिश होना है, राइट, एंड दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। सो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का सेटअप होना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो दैट शुड बी अलाउड, बट यहाँ पर उस इंडस्ट्रीज को जो है जितने जो है ट्रीज को कट किया जाएगा उतना कहीं पर बारन लैंड पर जो है प्लांटेशन किया जाएगा ताकि फॉरेस्ट कवर डिक्रीज ना हो। हाँ, यहाँ पर अगर नीड है तो यहाँ पर इंडस्ट्री को, डैम को, रोड को, नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बट द फॉरेस्ट कवर कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू प्लांटेशन। एंड दिस इकोनॉमी emphasizes on maintaining and promoting economic, environmental and social interest, right। next is green banking। अब ग्रीन बैंकिंग का कंसेप्ट क्या है, देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक में विजिट करेंगे, राइट, वो डॉक्यूमेंट्स को या पेपर को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो पेपर है वो बेम्बू से बनाया जाता है, राइट। तो यदि डिफरेंट फाइल्स को, चेक्स को, पेपर को कंजप्शन अगर बैंक में ज्यादा होगा, राइट, साथ ही साथ लोग अगर हर बार जो है बैंक विजिट करने जाएंगे तो उनको जो है ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। तो ग्रीन बैंकिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो जितने भी बैंकिंग फैसिलिटी हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि लोगों को बैंक ना आना पड़े। इससे एनर्जी कंजप्शन डिक्रीज होगा, ऑल्सो पेपर कंजप्शन डिक्रीज हो, इसीलिए जो है पेपर का प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा एंड ओवरऑल इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट में बेनिफिट होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो बैंक्स हैं वो ऐसी कंपनीज को या ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें जो कि इन्वायरमेंट क्या हो, फ्रेंडली हो। थर्ड क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है या फिर कोई दूसरा बैंक हो सकता है, वो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करे जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। ये 3 सेगमेंट्स के आधार पर आप ग्रीन बैंकिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो ग्रीन बैंकिंग मींस दैट बैंक शुड प्रोवाइड सच स्ट्रेटजीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट they can be helpful in social and economic development of nation. Second thing is that Green Bank is an institution whose purpose is to enable certain new technology and ensure the market efficiency and you can say online, right, online facility। अगर न्यू टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो उससे ऑब्वियसली एनर्जी जो पेपर कंजप्शन है वो भी डिक्रीज होगा, साथ ही साथ और भी कई जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ग्रीन बैंक वर्क्स फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स
managing social environmental issues along with social and economic development. Green wings are also called ethical wings. Now green buildings, right? देखिए जो है अर्बन हीट आइसलैंड, अर्बन हीट आइसलैंड में हमने समझा था कि जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उनमें बिल्डिंग्स की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि ये कार्बन ये सन रेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, राइट. सेकंड थिंग इज दैट कि इन बिल्डिंग्स में जो है प्लांटेशन भी बहुत कम होता है, राइट. तो इसकी जगह पर अगर हम ऐसी बिल्डिंग्स को प्रमोट करें जो कि इको फ्रेंडली हो, राइट, साथ ही साथ इसमें कम से कम एनर्जी की क्या हो रिक्वायरमेंट हो, इसके लिए जो विंडोज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, राइट. सो ग्रीन बिल्डिंग इज अ मेथड ऑफ environmental protection and these are buildings that are constructed using methods that are eco friendly, right. तो इनकी ज्योमेट्री या लोकेशन ऐसी हो कि इनको 24 आवर्स, राइट, इनको 24 आवर क्या मिलता रहे, राइट. सनलाइट या इन बिल्डिंग्स में सनलाइट क्या हो अवेलेबल हो, साथ ही साथ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, राइट. प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो जो है हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी. कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग्स में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो देयर इज अ सफोकेशन और उसको रिमूव करने के लिए फिर एसी है, फैन है, कूलर है, उनका यूज किया जाता है. तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज होगा. तो ये इको फ्रेंडली होती है विच मींस इनको 24 आवर्स लाइट भी प्रोवाइड होता है, साथ ही साथ जो है टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है. दीज बिल्डिंग्स आर रिसोर्स एफिशिएंट इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्या हो जाएगा डिमोलिशन हो जाएगा, राइट. ग्रीन बिल्डिंग्स आर आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन बेल्ट, राइट. अब ग्रीन बेल्ट सीधा सा, सो ग्रीन बेल्ट्स आर वेल प्लान्ड एरियाज where environment is protected from various activities such as building construction, factories and क्या हो जाएगा डैम्स हो जाएगा, राइट. अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए वहां पर क्या होती है बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है और फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल इस जो पर्टिकुलर एरिया में है देयर इज अ हाई बायोडाइवर्सिटी हियर, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर भी है, फॉरेस्ट डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है. अगर हम यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर एरिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा एरिया इससे क्या होगा अफेक्ट होगा. तो ग्रीन बेल्ट ऐसे वेल प्लान्ड एरियाज होते हैं जहां पर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, राइट, का लॉस ना हो और उस पूरे के पूरे एरिया का जो इकोसिस्टम्स है वो डैमेज ना हो, राइट. सो नो कंस्ट्रक्शन वर्क इज अलाउड इन द ग्रीन बेल्ट एरियाज एंड दीज प्लेसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेशंस ओनली, राइट. जैसे कई बार आपने सुना होगा कि दिल्ली, मुंबई, भोपाल जैसे सिटीज में कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को ग्रीन बेल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाता है और वहां पर केवल और केवल प्लांटेशन को प्रमोट किया जाता है. उस ग्रीन बेल्ट में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, फैक्ट्री को सेटअप करना या वहां पर फॉरेस्ट या जो भी ट्रीज हैं उनको कट करना जो है इलीगल माना जाता है, राइट. नेक्स्ट इज इको मार्क. अब इको मार्क क्या होता है देखिए nowadays we are using different items, goods, right, but we don't have information कि कोई भी प्रोडक्ट वो है इको फ्रेंडली है कि नहीं है, राइट. तो इसी वजह से ये जो इको मार्क है ये जारी किया गया है किसके द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, ताकि जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उस इको मार्क से समझ जाए कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या नहीं, right. So eco mark was started in 1991 by Bureau of Indian Standard on the instructions of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसका पर्पज क्या है? The purpose of eco mark is to aware the consumers or provide the information to recognize environmentally friendly products, right. And its logo is earthen pot
और ये जो लोगो जिस किसी प्रोडक्ट पर भी होगा तो विच मीन्स दैट कि ये जो प्रोडक्ट है ये इको फ्रेंडली है, एंड ऑब्वियसली we can have preference to purchase eco-friendly products from the market. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर clean development mechanism हो जाएगा, right? So clean development mechanism is important and this may be asked as a 5-marker question, and we have studied when we studied the UNFCCC or Kyoto Protocol, right? So what is clean development mechanism? See, to combat climate change, the Kyoto Protocol has brought about a clean development mechanism, right? और clean development mechanism क्या है? एक agreement है. So this clean development mechanism is a agreement between developed countries which have latest technology and developing countries which are based on fossil fuels to reduce the emission, to preserve the ozone layer as well as to fight against the क्लाइमेट चेंज. और अंडर दिस एग्रीमेंट या इस प्रोग्राम के तहत, राइट, अंडर दिस प्रोग्राम फाइनेंशियली रिलायंट नेशंस ऑफर इंसेंटिव्स टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज टू पुट इनटू प्लेस प्रोजेक्ट्स which reduce greenhouse gases such as carbon dioxide, right, and while at their own expenses. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, राइट, अब डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं ऑब्वियसली दे हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा होती है, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये जो सेल्फ रिलायंट नेशंस हैं ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, एंड दे अर्न कार्बन क्रेडिट्स, राइट, और ऐसा करके वो कार्बन क्रेडिट्स को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, राइट, और इससे उनको कार्बन एमिशन की जो है रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी. लेट्स से यूएसए है, अब यूएसए का कार्बन कोटा है, राइट, यूएसए कैन हैव द कार्बन एमिशन अकॉर्डिंग टू कोटा, राइट. अब अगर यूएसए का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है और उसकी जो जितनी भी लिमिट है या कोटा है उससे ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, तो वो है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की वजह से किसी डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मोटिवेट कर सकता है या फाइनेंस कर सकता है या टेक्नोलॉजी दे सकता है जिससे कार्बन एमिशन हो, और इस प्रोसेस में ही जो कार्बन क्रेडिट्स का कंसेप्ट था वो यहीं पर आया था. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रिपल आर कंसेप्ट, राइट. देखो अब तो इस पे मूवी भी बन चुकी है आप लोगों को अपेयर करने के लिए. चलिए खैर, व्हाट इज ट्रिपल आर कंसेप्ट, राइट. सो ट्रिपल आर इज द टेक्निक ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट. जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेजमेंट करने की ये एक टेक्निक है, एंड ट्रिपल आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, राइट. सबसे पहली चीज तो ट्रिपल आर में आना चाहिए रिसाइकल, और क्या हो जाएगा? रीयूज. कहने का मतलब ये है कि वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एन एग्जांपल शूज है, व्हीकल्स है, राइट, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, राइट. तो उसमें हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए, जो है प्रमोट करना चाहिए कि वी कैन रीयूज दीज आइटम्स. देखिए ऑब्वियसली ये एक मेंटेलिटी होती है नाउअडेज, जो जिसके पास में कॉस्टली मोबाइल है, कॉस्टली कार है, व्हीकल है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए लोग जो है यूज्ड प्रोडक्ट्स को परचेज करना प्रेफर नहीं करते हैं. बट यदि हम लोगों को अवेयर करें कि यू नीड टू परचेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट, राइट. देयर इज नो सेम इन द यूजिंग रीयूज्ड प्रोडक्ट, राइट. तो उससे अगर लोग अवेयर हो जाएंगे तो वो है यूज्ड या एक तरीके से जो जितने भी सॉलिड आइटम्स हैं उनको रीयूज करने में क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे. तो उससे कई ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको थ्रो किया जा सकता है उनका रीयूज बढ़ेगा. साथ ही साथ जो जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके रिसाइकल किया जा सकता है, राइट. यदि किसी सॉलिड वेस्ट को ना तो रीयूज किया सकता है ना रिसाइकल, देन हमें उसका जो यूज है वो रिड्यूस करना चाहिए, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, instead of dumping the waste anywhere in the ground, we should either reuse, then recycle, or at last we must reduce.
द यूजेस ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट। देन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बायोअसफॉल्ट, राइट। व्हाट इज बायोअसफॉल्ट? सी, बायोअसफॉल्ट इज अ विस्कस थिक लिक्विड एंड सेमी लिक्विड, राइट, सबस्टेंस। तो ये विस्कस एंड थिक लिक्विड या सेमी लिक्विड क्या होता है, सबस्टेंस होता है। इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सुगर, पेडी, मेज, पोटैटो एंड क्या हो जाएगा, पाम ऑयल हो जाएगा। एंड इट इज यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन, एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन एंड बॉन्डिंग ऑफ द मटेरियल। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीमेंट और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो बायो असफॉल्ट है जो कि विस्कस या थिक लिक्विड होता है, इसका यूज होना चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जैसे शुगर, पेडी, मेज, पोटैटो एंड पाम ऑयल। देन ग्रीन फ्यूल। अब ग्रीन फ्यूल क्या है, देखिए कोई भी फॉसिल फ्यूल को जब हम यूज करते हैं तो उससे डिफरेंट गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हार्मफुल गैसेस हैं या एयर पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, ये रिलीज होती हैं। अगर हम किसी भी फ्यूल में कुछ मात्रा में या इन सम क्वांटिटी, अगर हम मेथेनॉल है या एथेनॉल है या अदर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं तो ऑब्वियसली जितने परसेंटेज में हम उनको ब्लेंड करेंगे उतना कम क्या होगा, कार्बन एमिशन होगा, और उस फ्यूल को क्या कहा जाता है, बायोफ्यूल। तो ग्रीन फ्यूल इज आल्सो नोन एज बायोफ्यूल एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब्सटेंसेस ऑफ शुगर प्लांट्स, राइट, एनिमल्स सच एज sugarcane, cow dung, starch and jatropha, right. It is an environment friendly फ्यूल। जितनी क्वांटिटी में हम इस बायोफ्यूल को ब्लेंड करेंगे उतना एमिशन जो है रिड्यूस होगा। टाइप्स ऑफ ग्रीन फ्यूल, फर्स्ट इज बायो एथेनॉल। जब हम पेट्रोल डीजल में एथेनॉल को ब्लेंड कर दें सो दैट इज नोन एज बायो एथेनॉल। देन बायोडीजल, बायोगैस, राइट, और जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है, राइट। देन बायो ब्यूटेनॉल हो जाएगा एंड बायो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज विंड टर्बाइन, राइट, विंड टर्बाइंस हो जाएगा, राइट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, राइट, पेट्रोल, डीजल, वी मस्ट मूव टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फॉर एन एग्जांपल विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो वाइंड टर्बाइन है उनका यूज किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, सोलर पैनल हो जाएगा। सोलर पैनल इज आल्सो अ रिन्यूएबल एनर्जी resources product, right, and using solar panel, right. So solar panel is a device to convert light energy or solar energy into electrical energy, right. और वर्तमान समय में तो मोदी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सोलर एनर्जी, राइट, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दैट हैज बीन सेट अप इन इंडिया इन गुरुग्राम इन हरियाणा, राइट। और सोलर पैनल को अगर हम जो बिल्डिंग्स की रूफ है उस पर इंस्टॉल करें तो ऑब्वियसली उस बिल्डिंग को जो है क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड हो सकती है। सोलर पैनल्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सोलर सेल्स मेड ऑफ सिलिकॉन, राइट। ये जो सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल्स जनरेट डीसी करंट व्हिच इज देन कन्वर्टेड टू एसी एंड यूज्ड। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सी व्हाट इज इट, सी biodegradable plastic is a form of plastic. It has the potential to be decomposed, right. ये totally decompose नहीं हो सकता but it has potential. So biodegradable plastic is a form of plastic and it has potential to be decomposed, right. It does not cause any kind of environmental hazard and it is made from natural material or petrochemical resources. Therefore, instead of using plastic, we must prefer biodegradable plastic. Then organic farming. अब देखिए, at present जो soil forming है, soil pollution or water pollution, the biggest reason of soil pollution as well as water pollution is the harmful chemicals, right. See, in modern agriculture, to increase the productivity, farmers use
केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स, और उनके यूज होने की वजह से ही राइट जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है, राइट हार्मफुल केमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल में एक्यूमुलेट होते हैं, राइट, और जो रन ऑफ वाटर, राइट, जो रन ऑफ वाटर जब किसी वाटर बॉडी में एंटर करता है तो उससे वाटर भी क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। देयरफॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच biofertilizers, biopesticides and biobedicides are used instead of synthetic and chemical pesticides or weedicides, right, in the place of harmful pesticides। जो नीम लिक्विड है, राइट, नीम लिक्विड का यूज किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स की जगह पर जो है ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट का यूज किया जा सकता है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्रॉप रोटेशन को जो है प्रमोट किया जा सकता है। देयरफॉर दिस इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज एलईडी एंड सीएफएल, राइट। नाउ हम यहाँ पर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट बल्ब एंड एलईडीज। सी अर्लियर डेज 100 वॉट बल्ब वर यूज्ड, राइट, जो कि एनर्जी को कंज्यूम बहुत ही ज्यादा करते थे, और इनका यूज जो किया जाता है वो लाइट के लिए किया जाता है। तो इसकी जगह पर हम 11 वॉट की एलईडी को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, राइट। 11 वॉट की एलईडी जो है 90 वॉट पर आवर के अनुसार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकती है, सेव कर सकती है, राइट। इसीलिए ये बल्ब से क्या माने जाते हैं, बेटर माने जाते हैं। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई बल्ब और सीएफएल आर why the LED और CFL are better than bulbs, तो LED and जो CFL है, right, they consume less energy, right, और इनका जो परफॉर्मेंस पीरियड है वो भी लॉन्ग टाइम होता है, and their light is more intense than the old bulb। then क्या हो जाएगा, बायो रिमेडिएशन हो जाएगा। see बायो रिमेडिएशन is a technology of waste management, right, and under this technology waste is collected, segregated, right, then pollution is neutralized or removed from the polluted place by the use of microorganisms, right। जो वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है और उस साइट पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से उस प्लास्ट को जो है डिग्रेड किया जाता है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट। So sustainable agriculture is an agricultural system in which farming is done without affecting the productivity of land or harming the environment, right। और इसमें जो least toxic substances होते हैं उनका यूज किया जाता है, right। तो कुल मिलाकर जो sustainable agriculture है is related, or we can say that compared to the ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसमें भी जो है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें भी जो मिक्स्ड क्रॉप्स है, मिक्स्ड प्लांट्स है, उनको ग्रो किया जाता है, ग्रोविंग डिफरेंट प्लांट्स एंड रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, राइट, जिससे सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होती है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथनॉल, राइट। मेथनॉल क्या है, मेथनॉल इज अ फ्यूल। सो मेथनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ carbon monoxide and carbon dioxide। So this fuel is obtained by hydrogenation of carbon monoxide and carbon dioxide। It is low carbon hydrogen carrier fuel and it is produced from the grade coal, right, agricultural residue, CO2 emitted from the thermal power plants and natural gas। तो यदि अगर हम मेथेनॉल को, जिसका जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, जैसे आपने सुना होगा देयर इज अ दिल्ली प्रॉब्लम, राइट, इसीलिए जो पंजाब एवं हरियाणा में जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हैं उनसे मेथनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। और मेथनॉल के प्रोडक्शन से उसको ब्लेंड करके जो कार्बन एमिशन है उसको कट किया जा सकता है, राइट। सो व्हाट इज मेथनॉल इकोनॉमी? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज, जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग, is to promote the production of methanol dimethyl ether so that Indian
India's dependence on oil import and emission of greenhouse gases can be reduced, right? तो ऑयल जो डिपेंडेंस है वो भी रिड्यूस होगी, कार्बन एमिशन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट? ऑल्सो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, राइट, वह भी क्या है, यूज किया जा सकता है, राइट? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी in depth, right? Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.